पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी। आज तक जितने टेस्ट हुए तकरीबन 13,000 से फिगर क्रॉस कर चुके हैं। 13,900 पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। ARY में भी हमने रैंडम इस्लामाबाद ऑफिस में टेस्टिंग की थी और उसमें 20 जो टेस्ट हुए थे 8 पॉजिटिव केसेस आ गए, जिसके बाद हमारा ऑफिस सील हो गया। तो इस वजह से आज मैं घर से आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूं और यही बात जो हुकूमत बता रही थी, हम आपको बार बार बता रहे थे कि ये बहुत सीरियस किस्म का एक थ्रेट है जिससे कि हमें अपनी हिफाजत करनी है, बचना है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। लेकिन साहबती मजबूरियों की वजह से हमारे ऑफिस में जो मिनिमम स्टाफ था वो काम कर रहा था, लेकिन उसमें भी ये केसेस आ गए जिस वजह से आज दफ्तर सील करना पड़ा। तो इससे मतलब यही है कि आप सब लोग भी अपनी हिफाजत खुद करें। ये किसी को भी हो सकता है। जो अक्सर लोग कहते हैं कि जी देखें हमारे आसपास तो किसी को नहीं हुआ, कुछ पता नहीं लगा, इस हवाले से पता नहीं ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं। नाउ इट इज हिटिंग एवरीवन क्लोज टू देयर होम्स। और जितनी हमारी टेस्टिंग इस हवाले से बढ़ती जाएगी, जो हुकूमत भी कह रही है कि हमारी टेस्टिंग की कैपेबिलिटी इस्तेदाद बढ़ती जा रही है, वो उतने केसेस आते जाएंगे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज जो हुकूमत इस हवाले से कह रही है कि हमारे रिकवरी रेट ज्यादा है और अगले 2 हफ्ते कहा जा रहा है कि इस हवाले से इंतहाई क्रिटिकल है। तो इस हवाले से जो भी हुकूमती हिदायतें हैं उस पर आप भी अमल करें, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, अपने खानदान के लिए और सबसे बड़ी अपनी सेहत के लिए। नाज़रीन, आज हुकूमत ने एक बड़ी तब्दीली भी की है और इंफॉर्मेशन एडवाइजर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया और उनकी जगह स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लेफ्टिनेंट नासिम सलीम बाजवा साहब को लगा दिया गया और एक और तैनाती की गई है वफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज साहब को। अब हुकूमत ने ये 2 तब्दीलियां की किस वजह से, इसकी वजूहात क्या हैं, इस हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ 18वीं तरमीम के हवाले से एक दफा फिर बाज़गश सुनाई दे रही है कि कुछ अपोजिशन की जमातों से शायद हुकूमत कह रही है कि राब्ता हो गया है, कुछ इस हवाले से नजरसानी की जा रही है। तो क्या वाकई ऐसा कोई मामला इस हवाले से चल रहा है, इसकी हकीकत क्या है? और अभी जो हमें एक इमरजेंसी फेस करनी पड़ी है कोरोना पेंडेमिक की शक्ल में, उससे हमने लेसन्स क्या ड्रॉ किए हैं, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कमर जमान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और मौजूदा वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब। सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, ये हुकूमत को तब्दीलियां करनी क्यों पड़ रही हैं इस हवाले से इंफॉर्मेशन की? जुबैर साहब, आपके ख्याल में क्या वजह बनी कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को हटाया गया और अब जो ये तब्दीली आई है इससे आप कुछ हुकूमती बयानिए में बेहतरी देख रहे हैं? मेरा ख्याल है पहले दिन से वजीर आजम साहब तब्दीलियां करते चले जा रहे हैं। अपनी जो इंफॉर्मेशन की टीम है, यूसुफ बेग मिर्जा, इफ्तिखार दुरानी, ताहिर खान, फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान, मेरा ख्याल है उनको अभी तक एक चीज की समझ आ जानी चाहिए कि जब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी तो टीम इधर से उधर जो मर्जी कर ले, उससे थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ सकता है। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस बिल्कुल मैं कैंडिडेटली कहूंगा कि फिरदौस आशिक अवान वाज एब्सोल्युटली अ पुअर चॉइस, कंसिडरिंग कि पीटीआई का एक जो कोर सपोर्ट तबका है, चाहे वो न्यूयॉर्क में बैठा है या लाहौर में या कराची में, ये जो भी, उनके लिए फिरदौस आशिक अवान को एज दी गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन खत्म करना बहुत ही मुश्किल था। आई मीन शी वाज नोवेयर और उनको होना भी नहीं चाहिए था। हमारे लिए तो खैर बड़ा हमें अच्छा लगता था क्योंकि हम पंच कर सकते थे हर वक्त उनको, और वो भी फिर पहले फवाद चौधरी थे, फिर उसके बाद इनको। अभी मैं फवाद चौधरी सैटरडे को एक शो में थे और मैं ये कह रहा था कि कोरोना के हवाले से जो सब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है इसका कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के हवाले से, कि कैसे आवाम तक पहुंचा जाए और किस उनको कम्युनिकेट किया जाए ऑन अ रेगुलर बेसिस। और उसमें गवर्नमेंट बुरे तरीके से नाकाम हो रही थी और जाहिर सी बात है उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिरदौस आशिक अवान को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो हटाया है, जो ARY पर ही मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि शायद वो एक पता नहीं एक केस में करप्शन के सिलसिले में कुछ इतलात थी, तो हम तो जाहिर है वो डिमांड भी करेंगे फुल। बट कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट अर्शद, जब तक अपनी परफॉर्मेंस ठीक नहीं करेंगे, जितनी अच्छी टीम ले आए, जितनी तकड़ी टीम उतार दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
राइट, फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि हमें पता लगा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को डी नोटिफाई कर दिया गया है। अक्सर हम देखते हैं कि इस्तीफा सामने आ जाता है। एक तो ये बताइएगा डी नोटिफाई क्यों किया गया, कि इसकी ये वजह है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से कहा गया हो कि जनाब आप इस्तीफा दे दें और उन्होंने इनकार कर दिया हो, और दूसरा ये तब्दीली की वजह क्या बनी है? फ्रैंकली ये तो मुझे नहीं पता कि उनको कहा गया कि इस्तीफ़ा दे दें और उन्होंने ना दिया हो। लेकिन मुझे मेरे ख़्याल में अगर उनको कहते इस्तीफ़ा दे दें तो वो इस्तीफ़ा दे देती, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए था। बाद में उनका जो भी बयान भी आया है, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो जहाँ पे किसी को रखना चाहें, हटाना चाहें, उनका प्रेरोगेटिव है। तो मुझे लगता है कि उनको कहा गया हो तो इस्तीफ़ा भी वो दे देती। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये बात तो ठीक है, मैं बात समझता हूँ ज़ुबैर साहब ने जो बात की है, पीटीआई के जो कारकुन थे फ्रैंकली वो कनेक्टेड नहीं फ़ील कर रहे थे इस सारे मामले में, और उनका जो एक प्रॉब्लम लग रही थी कि एक आई वुड से एक कमियाँ थी। लेकिन अब ये शिबली फराज साहब के आने से पीटीआई के जो कारकुन है, जो पुराना जो ओरिजिनल कारकुन है, वो खुश है। उनको लग रहा है कि पीटीआई का फेस होगा, और शिबली फराज और जो आसिम बाजवा साहब हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है मेरे ख्याल में जो भी बना है। कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम्स थे, मीडिया से हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ब्रेक डाउन पे चले गए, ऐसा कभी नहीं था। पीटीआई के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं मीडिया से, एंकर्स से। और फिर होता ही है फ्रैंकली कि जब गवर्नमेंट होती है तो उसको फिर जो तनकीद है उसका बड़े दिल से जवाब देना होता है, ये नहीं होता कि हर एक से लड़के बैठ जाएं। सो मेरे ख्याल में कुछ कमियां रहीं, एग्जैक्टली, और और ये उम्मीद है एक कि आप लिबरल ट्रेडिशन है जिसको आप भी जानते हैं कि मीडिया का काम ही है कि अगर कहीं पे कोई चीज गलत हो रही है या डार्क एरियाज पे स्पॉटलाइट डाले। एक और चीज आपसे जानना चाहूंगा, आपका एक ग्रुप है कैबिनेट का जिसके कि आप माशाल्लाह से मेरी इतलात के मुताबिक एडमिन भी हैं, तो शिबली फराज साहब को आज उस ग्रुप में ऐड करने का एजाज आपको हासिल हुआ, और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान को कितनी देर बाद आपने उस ग्रुप से डिलीट कर दिया बतौर एडमिन? नहीं, वो तो होता ही ऐसे है कि जब चेंज होगी तो उसके मुताबिक जो है वो शामिल होंगे और जाएँगे। बट मुझे बड़ा हैरत हुई है कि आपको इतनी बारीक चीज़ों का भी पता है, ये तो बड़ी खतरनाक बात है। नहीं नहीं, खतरनाक नहीं, हमारा काम है आपसे सवाल कर लें। एंड काइंड ऑफ यू, आपने उसे, आपके पास अगर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान होती तो डिनाई भी कर सकते थे, ये और साहिबान। तो यही तो अच्छी बात है फवाद चौधरी की कि जो चीज़ होती है उस पर वो खड़े भी हो जाते हैं। कायरा साहब अगर हमारे साथ हों तो मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि कमरजमान कायरा साहब हैं हमारे साथ? मैं कल कायरा साहब से अभी रब्ता नहीं हुआ। अरे फवाद चौधरी साहब, आपने जिक्र किया कि एक बहुत अच्छी टीम बनेगी जनरल आसिम बाजवा की एज SAPM और शिबली फराज साहब की एज फेडरल मिनिस्टर। तो इसमें ऑपरेशनल जो मामलात होंगे वो SAPM देखेंगे, और पॉलिसी जो है शिबली फराज साहब देखेंगे, और जो एक NCOC में हम नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में मॉडल देखते हैं, क्या अब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उस तरह से चलेगी, और जनरल आसिम बाजवा जो जितना उनका एक्सपीरियंस है इस हवाले से, उनका प्रिसाइसली रोल किस तरह से आज सामने आएगा? देखिए, मेरे ख्याल में जो जनरल बाजवा को आप भी जानते हैं, और मेरा भी बहुत ही उनसे एक बिल्कुल बहुत ही करीबी ताल्लुक है बहुत अरसे से। और उसका उनका जो तजुर्बा है, जिस तरह से देखिए, मीडिया के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो वो है कि जो आपने तर्जुमानी करनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है, पॉइंट ऑफ व्यू देना है, बात करनी है। दूसरा ये है कि नैरेटिव बनाने के लिए आपने बैक एंड के ऊपर क्या काम करना है, ये एक टेक्निकल काम है। और जनरल बाजवा जो हैं वो मीडिया को बिल्कुल बैक ऑफ द हैंड की तरह समझते हैं। उनको बिल्कुल पता है कि मीडिया में जो कौन लोग कहाँ मैटर करते हैं, वाक़फ़ियत भी चाहिए ना, एक एक्सेस चाहिए होता है, चीज़ें चाहिए होती हैं। वो उनको जो मौजूदा अगर ISPR जितना बड़ा एक इदारा बना है, उसमें जो उसका जो समझिए कि जो बनाने वालों में जनरल बाजवा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, और उन्होंने बहुत बड़ा ये एक इदारा जो है उसको तश्कील किया था, और उसके बाद से इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसी तरीके से मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन में देखिए, एक तो मैं खुद, मुझे भी ये है कि जब मैंने इन्फॉर्मेशन लिया था तो बहुत ही इसका बुरा हाल है, और इसको बिल्कुल नीचे से बनाना पड़ेगा।
और फ्रैंकली मैंने भी कोशिश की थी वहाँ पे भी सबसे बड़े रिफॉर्म्स वहाँ पे भी मैंने कोशिश की थी लेके आया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी मैंने यही कोशिश की है। वहाँ पर मुझे ये उम्मीद है कि जनरल बाजवा और शिबली फराज साहब जो हैं, वो जो मैंने इनिशिएट किए थे कुछ रिफॉर्म, जैसे एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग है। पुलवामा का जब वाक़या हुआ, पहली बार हमने सिविल गवर्नमेंट ने हमने ओपन अप किया अपने आप को इंटरनेशनल प्रेस से, और हमने इंटरनेशनल प्रेस को यहाँ बुलाया, चीफ साहब से मीटिंग्स हुई, प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग्स हुई। इस तरह के जो काम है ना, इस तरह से देखें, सबसे पहले जाके मैंने पूछा कि आप बताइए 15 सालों में 18 सालों में वेस्ट में कौन सी किताब लिखी गई है जिसमें पाकिस्तान का नैरेटिव और बयानिया जो है वो दिया गया, अफगानिस्तान के ऊपर कुछ नहीं हुआ। सो हमें एक काम तो ठीक है ना कि अपोजिशन को देखना है, अपने पॉलिटिकल पार्टी का वो लड़ाई, असल काम ये है कि स्टेट का जो नैरेटिव है वो बयान करना है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, उसमें बहुत काम की जरूरत है। एंड आई एम वेरी होपफुल कि जनरल बाजवा ये काम जो है वो कर पाएंगे। जुबैर साहब, 5 साल आपकी हुकूमत भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री चलाती रही। अब जो तैनाती हुई है, और खासतौर पे जब आप शिबली फराज साहब को बतौर लीडर ऑफ द हाउस सेनेट में देखते हैं, तो आप समझते हैं कि जो अपोजिशन के साथ एक तल्खी का दौर चल रहा था, और खासतौर पे जो कोरोना पेंडेमिक है जिसमें एक नेशनल यूनिटी की जरूरत है, जिस तरह ज़रबे अज़्ब के वक्त जरूरत थी जब जनरल बाजवा ISPR को हेड कर रहे थे, उस तरफ हुकूमत कुछ इकदाम लेना चाह रही है जिस वजह से हुकूमत ने ये तब्दीलियां की हैं, और ये एक ऑलिव ब्रांच भी समझा जा सकता है कि अपोजिशन को दी गई है इस हवाले से कि दो मैच्योर शख्सियात जो कि बोलते वक्त सोचते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उनको अब तैनात किया गया है सबसे अहम वजारत में जो कि हुकूमत का फेस होता है। मेरा ख्याल है मुझे जो इमरान खान के ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में जो सबसे बड़ा जो इशू नजर आता है कि वो मेरा ख्याल है उस चीज को उस गहराई से समझते ही नहीं। और मैं वापस थोड़ा सा जाऊंगा, फॉर एग्जांपल जब उन्होंने एज फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर को लगाया था, तो उन्होंने अब उनका वो मैनिफेस्टो भी नहीं देखा था कि वो क्या चाहते हैं और इमरान खान क्या चाहते हैं। फॉर एग्जांपल असद इज एंटी प्राइवेटाइजेशन, वो चाह रहे थे कि जी एक खजाना की तर्ज पर एक सेटअप हो जो कि सारी स्टेट इंस्टीट्यूशंस उसमें चली जाएं। अब इमरान बिल्कुल दूसरे रास्ते थे। अब जब हफीज शेख को अपॉइंट किया था तो हफीज शेख बिल्कुल दूसरे नैरेटिव रखने वाले हैं, इज प्रो प्राइवेटाइजेशन। मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह से अब जनरल बाजवा का एक जो बैकग्राउंड है और उनका जो थॉट प्रोसेस है, वो एक पॉलिटिकल माइनफील्ड में आ रहे हैं। वो बिल्कुल डिफरेंट गेम थी जहां वहां पहले बैठे थे एज ISPR चीफ, और अब उनको एक बिल्कुल ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में आके वो फेस करेंगे। शिबली फराज इज अ वेरी इजी गोइंग पर्सन, वेरी फ्रेंडली। आई एम श्योर उनकी बड़ी जबरदस्त रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करेंगे वो मीडिया के साथ, और वो क्रिटिसिज्म को भी बर्दाश्त करने के वो एक्सेप्ट करेंगे क्रिटिसिज्म को। बट मेरा अपना ख्याल ये है कि उनकी चलेगी बहुत कम। ही विल बी टोटली ओवरशैडोड बाय जनरल आसिम बाजवा, मेरा अपना जाती ख्याल है। तो दो बिल्कुल मुतजाद किस्म की पर्सनैलिटीज हैं, उनकी टोटली डिफरेंट थिंकिंग है विद रिगार्ड टू द मीडिया और उसको कैसे लेके आगे चलना है। ये मॉडर्न एरा में मीडिया में आपको कैसे एक्सेप्ट करना पड़ता है क्रिटिसिज्म को, कैसे हॉस्टाइल एनवायरनमेंट को, कैसे जो आपके वीक एस्पेक्ट्स है उसको आपने डिफेंड करना होता है, पॉजिटिव चीजों को आपने उभारना होता है। तो मेरे तो ख्याल है दो डिफरेंट बिल्कुल मुतजाद शख्सियत से हैं, और इनकी कॉम्बिनेशन ये सब कह रहे हैं कि बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल शुरू दिन से ये ओपनर्स जैसे जाते हैं ना, आप उतारते हैं तो एक शाहिद अफरीदी और एक दूसरी तरफ आप बिल्कुल टुक टुक वाले को भेज दें तो वो चलेगा ही नहीं। चलें वो अब देखते हैं कि ये कम्बिनेशन आगे परफॉर्म कैसे करती है। कमरजमान कायर साहब, बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। आज की जो तब्दीली हुई है डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा की, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आपकी हुकूमत ने भी उन्हें एक दफा तब्दील किया था और उस वक्त काफी सारी चीजें हमें पता लगी थी कि क्या वजूहात बनी। आज जो हुकूमत ने तब्दीली की है, क्या ये अपोजिशन को एक ऑलिव ब्रांच दी जा रही है? शिबली फराज साहब एक बेइंतहाई मैच्योर आदमी है, लीडर ऑफ द हाउस इन सेनेट है, और जिस तरह से उनकी इंटरेक्शन रही अपोजिशन की तरफ के साथ, क्या ये एक ऑलिव ब्रांच है अपोजिशन को इस क्राइसिस के वक्त में? देखिए, एक तो शिबली साहब मुतहम्मल आदमी है, ठंडे बैकग्राउंड के है, तो बाल वक्त गुस्से में होते हैं, लेकिन एक बात, वो PTI के फलसफे के साथ चल के आए थे और PTI के बंदे गिने जाते हैं। सो उन चंद लोगों में शामिल होंगे जो PTI के ओरिजिनल थे या ओरिजिनल है। इसके अलावा जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को वहाँ से
CPAC अथॉरिटी से हटा के यहाँ लगाया गया है। जनरल साहब बिल्कुल न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे। एक तो ये है कि जनरल साहब के साथ बन नहीं पाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। मैं जुबैर उमर साहब के इस ख्याल के साथ एग्री करूंगा कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बन पाएगा। लेकिन और दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट क्या है। प्राइम मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट अगर फिरदौस आशिक अवान साहबा भी पूरी नहीं कर सकी कि अपोजिशन को लत्ते लो, उनको साथ और तल्ख बातें करो, उनके साथ और बदतमीजी करो, और जो कुछ आप एक फाशिस्ट हुकूमत में तल्ख तरीन बातें या झूठ मूठ जो बोलना है, इतना ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करो, वो भी अगर नहीं कर पाई तो शिबली के बस का रोक तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि शिबली साहब एक हद से आगे कायरा साहब, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पॉइंट आउट की। मैं इसी चीज पे थोड़ी आपकी रहनुमाई चाह रहा था कि थोड़ी रोशनी डालें कि जो पिछले 1.5-2 साल होता रहा, क्या ये तब्दीली इसीलिए नहीं की गई क्योंकि आसिम बाजवा साहब भी उस तरह से बात नहीं करेंगे जैसे डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान करती हैं, या कि शिबली फराज साहब भी शायद उस हद तक नहीं जाएंगे? तो ये अपोजिशन के लिए एक मैसेजिंग की गई है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस कि जी हमें सबको इकट्ठे चलने, और जो आप कह रहे हैं कि अपोजिशन के जिस तरह से वो लताड़ा जाता था, शायद उसमें कमी आएगी। कमी तो जी खान साहब कबूल नहीं करेंगे। जितने लोगों को फवाद चौधरी साहब को ये चार्ज था, सॉरी मुझे बात करनी पड़ रही है, उनके पास चार्ज था। चौधरी साहब गुफ्तगू के फन के माहिर आदमी हैं और हमेशा मुखालफों को दबा के रखते हैं। अच्छी गुफ्तगू, जोरदार आर्गूमेंट करते हैं, लेकिन वो अपने ज़हन से आर्गूमेंट करते हैं, वो दीगर लोगों के पढ़ाए हुए आर्गूमेंट पे चलने वाले नहीं हैं। लेकिन बाकी उनके बाद जो आने वाली सूरत हाल थी वो मुख्तलिफ थी। तो अब क्या होगा, मेरा नहीं ख्याल खान साहब को ये बात मुतमईन हो। किसी किस्म की तब्दीली उस एटीट्यूड में नहीं हो रही, इसलिए कि वो सिस्टम में फिट इन नहीं होती। फाशिज्म में ओलिव ब्रांच नहीं दी जाती, फाशिज्म में लड़ाई लड़ी जाती है, तल्खियां बढ़ाई जाती हैं, कंफ्यूजन बढ़ाए जाते हैं, नॉन इश्यूज को डिबेट किया जाता है। मेरा ख्याल यह है कि शिबली साहब को शायद अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और मीडिया में इस्तेमाल किया जाएगा, और जनरल आसिम साहब जो है वो अदरवाइज एक प्लेजेंट सी गुफ्तगू जहाँ करनी होगी इदारों के साथ, दुनिया के साथ, अपने इदारों बाकी कम्युनिकेशन के हवाले से, वहाँ शायद उनको इस्तेमाल किया जाए, और अपोजिशन के साथ जो मामला निपटाने के लिए, तल्खियां बढ़ाने के लिए, उसके लिए शायद शिबली साहब को इस्तेमाल किया जाए। बट शिबली की भी एक खास लेवल है, उससे बियॉन्ड वो नहीं जाएंगे, मेरा ज़ाती ख्याल। राइट, फवाद लेकिन एक बात तो तय होगी राशिद, एक बात तो वाज़ेह हो गई, जो हम कह रहे थे, हवाले से ये जो हम कह रहे कम्बिनेशन थे के कि इस हवाले से गवर्नमेंट जिस को तरह ये बनाया काम गया है, करेगी, ये गवर्नमेंट खड़ी की गई है, और अब हम देख रहे हैं कि आस्ता लोग कह रहे थे जी पीछे बैठे गवर्नमेंट कोई और चला रहा है, अब वो आस्ता आस्ता वो किरदार और सामने होके इनविजिबल कैरेक्टर्स अब विजिबल होते जा रहे हैं। जी फवाद चौधरी साहब, इन जुबैर साहब और कायरा साहब ने जो पॉइंट रेज किए, एक तो वर्किंग के हिसाब से और विजिबल इनविजिबल, इस पे कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए जी, बात यह है कि ये दोनों इस वक्त जो पार्टीज है ना पाकिस्तान में, फ्रेंकली पॉलिटिक्स जो है से हम फौज को इतना जिच कर दें कि वो उसको लगना शुरू हो जाए कि जी हम गवर्नमेंट से जब तक अलहदा खुद को शनाख्त नहीं करेंगे उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। ये इस वक्त पॉलिटिक्स इनकी है। मिसाल के तौर के ऊपर आपने कोई कोविड-19 इतना बड़ा क्राइसिस है, आपने अपोजिशन की कोई पॉलिसी नहीं सुनी होगी कि करना क्या है। आप कहते हैं लॉकडाउन करें, तो बाकी लोग जो उसकी मुश्किलात हैं उनको क्या करें। कभी भी उन्होंने एक्सपर्ट्स को बनाया हो, कोई उसके ऊपर पॉलिसी, जैसे दुनिया में पोजीशन जो है वर्किंग करती है, पाकिस्तान में तो नहीं करती है। तो यहाँ पे पोजीशन का ले दे के एक ही काम रह जाता है, और वो ये है किसी तरीके से हम दिखा सकें कि फौज और हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ उसके पेज के ऊपर है और उनके दरमियान जो है वो इत्तफाक़ राय नहीं है। यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से इस वक्त काम चल रहा है उसमें बहुत एक कोऑर्डिनेटेड काम चल रहा है, तमाम बात है वो उनके ऊपर बड़ी बहुत सलाह मशवरे से चल रहा है, और जितना हुकूमत अपोजिशन जो है वो जोर लगा ले, लेकिन उसकी कोई कामयाबी का कोई चांस जो है अभी जो है कोई सामने नहीं है। आगे की बातें तो बददुआओं पे बात आ जाए तो वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन फिलहाल इसमें कोई ऐसा इशू है नहीं। तो जो मर्जी आप एफर्ट और कोशिश कर लें, आपकी हिम्मत है।
अच्छा, और इससे सब वर्किंग गुजारिश रिलेशनशिप है के कि हम हवाले से कुछ क्योंकि नहीं कर वज़ीर आज़म रहे, ने बहुत सोच हम समझ सिर्फ के ये कुछ चीजें फैसला किया होगा आइडेंटिफाई कर रहे कि हैं। ऑपरेशनल मामलात और पब्लिक पॉलिसी का फेस, ये जो और दोनों हमारे मौजूद पैनलिस्ट कह रहे हैं कि इसमें मुश्किलात आएंगी, बतौर वफाकी वज़ीर आप देख रहे हैं कि इसमें मुश्किलात आएंगी या स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप होगी? जी फवाद चौधरी साहब। राइट अशरफ नाज़रीन, में यहाँ एक पे एक वफ़ा लेते हैं और वफ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो। 12वीं तरमीम के हवाले से कुछ इतलात आ रही हैं, कुछ बातचीत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने भी एक इंटरव्यू दिया है, और कोरोना पेंडेमिक में जो क्राइसिस आया, इस हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं, क्या वो इसी से रिलेटेड हैं और क्या पसे पर्दा कोई बातचीत हो रही है? दोनों मेन अपोजिशन जमातें, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, हुकूमत के साथ इस मामले पर बातचीत करने के लिए क्या ऑन बोर्ड आ चुकी हैं? इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना पेंडेमिक के बाद गवर्नेंस में के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें आइडेंटिफाई हो रही हैं, और एक चीज़ जिसका कि अभी इदराक किया जा रहा है वो वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात। और जब वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात की बात आती है तो उसमें 18वीं तरमीम भी आती है, NFC अवार्ड भी आता है और दीगर चीज़ें इसमें आती हैं। मिनिस्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस हवाले से अपोजिशन से कोई बैकग्राउंड में बातचीत आपकी शुरू हुई है कि जनाब 18वीं तरमीम को रिव्यू किया जाए, खासतौर पर जो हेल्थ के इस वक्त इश्यूज आए हैं वफाक, और खास तौर पे क्योंकि एक ही जगह है जहां पे इश्यूज आपको ज्यादा आ रहे थे, सिंध, उस हवाले से इश्यूज क्या आइडेंटिफाई हुए और क्या बातचीत का कोई सिलसिला शुरू हुआ है? ये पहली बात तो ये है कि जो 18वीं तरमीम का जेनेसिस है ना, जो बुनियाद है, उसके ऊपर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का इत्तेफाक है, और वो ये है कि डेवोल्यूशन होनी चाहिए सेंटर से सूबों में। और हमारी पार्टी तो उससे भी आगे जाती है, PTI तो कहती है कि सूबों से भी डेवोल्यूशन होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स में और तहसीलों में। सो इसके ऊपर जो इसकी बुनियाद है उसके ऊपर कंसेंसस है, उसके ऊपर कोई दो राय जो है वो नहीं है। अब 18वीं, 19वीं और 20वीं जो तीनों तरमीम है, उनमें जो डिटेल्स है उनमें कुछ प्रॉब्लम जरूर है। मसलन हेल्थ का भी आपने जिक्र किया है, इसी तरह से एजुकेशन का एक बहुत बड़ा मसला है। हायर एजुकेशन कमीशन का रिलेशनशिप विद प्रोविंशियल हायर कमीशन वो वाजे नहीं है, इसलिए हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो ग्रेडिंग है वो दिन ब दिन नीचे जा रही है। इसी तरह से मेडिकल एजुकेशन जो है उसका मामला जो है वो संगीन है। कुछ इस तरह के जो मामलात हैं उनके ऊपर डेफिनेटली पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना चाहिए और जो उसकी नोक पलक है उसको ठीक करना चाहिए। बाकी जहां तक 18वीं तरमीम में डेवोल्यूशन का मामला है, सूबों की एम्पावरमेंट का मामला है, उसके ऊपर हमारे भी वही व्यूज हैं जो कि बाकी पार्टीज के हैं। और तीसरी बात यह है कि ये चौथी दफा ये मामला उठाया गया है इस 1.5-2 साल में। मुझे समझ नहीं आती कि जब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारे साथ इस पे ऊपर मुकम्मल कंसेंसस नहीं करेंगी, तरमीम हो ही नहीं सकती। तो इस बहस की तो वैसे ही बेतुकी है कि हुकूमत लाना चाहती है। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब, कुछ राब्ते वगैरह हुए हैं बैकग्राउंड 18वीं तरमीम के हवाले से, और जो कंसर्न्स हैं खासतौर पे हेल्थ के हवाले से, जिसका कि बरमला इजहार होता रहा कि नाब सिंध एक और डायरेक्शन में जा रहा है, वफाक एक और डायरेक्शन में, और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी आज एक इंटरव्यू में जिक्र किया इसी चीज़ों का। तो क्या कोई बातचीत हो रही है और आपके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इस पर, या कि हुकूमत अगर ये कह रही कि ये इशूज़ आइडेंटिफाई हुए तो उस पर अपोजिशन बातचीत के लिए तैयार होगी? देखिए ऐसे सर, गुजारिश है कि 18वीं तरमीम बुनियादी तौर पे एक कौमी इत्तेफाक राय था, और जब हमारा आइन जो पलूट हुआ मुख्तलिफ अदवार में, उसको ठीक करने की एक कोशिश थी, उसको अपने पाँव पे खड़ा करने की एक कोशिश थी, और वफाकी पार्लिमानी निज़ाम और वफाक को एक मुस्तहकम करने की कोशिश थी, सूबों को मुतमईन करने की। तो जहाँ उस पर जिस वक्त ये इत्तेफाक राय हुआ, जब ये 18वीं तरमीम हुई, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसमें बेहतरी के अमकान हर दौर में रहेंगे और रहने चाहिए। और हमने ये भी कहा था कि 18वीं तरमीम हमारा मुकम्मल मसला हल नहीं करती, 18वीं तरमीम के बियॉन्ड भी आगे और आगे जाने की जरूरत है। लेकिन उस वक्त जो सारी जमातों का इत्तेफाक राय था वो हमने उनको इकट्ठा किया। जब वो इत्तेफाक राय जिन जिन चीज़ों पे जितना हुआ उसको 18वीं तरमीम में समो दिया गया, और हमने कहा था कि जब भी हमें मौका मिला हम उससे बियॉन्ड जाना चाहेंगे। अगर तो चौधरी फवाद चौधरी साहब ने जो बड़ी अच्छी बात कही, आई अप्रिशिएट दैट,
कि 18वीं तरमीम में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का इशू है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का इशू है, अगर इसको नहीं छेड़ा जाता और कहीं कोई ऑब्स्टिकल्स आ गए हैं जो हमें इस वक्त, एक तो यह है कि आइन सारे पे ही अगर हम देखें, ये 18वीं तरमीम का इशू नहीं है। क्या फंडामेंटल राइट्स पूरे मिल रहे हैं? क्या आइन की बाकी शुक्लों पर पूरा अमल हो रहा है? तो आंसर इज मुकम्मल तौर पे नहीं। सो 18वीं तरमीम में अगर किसी शिक में कोई प्रॉब्लम आया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि 18वीं तरमीम खराब हो गई है। हाँ, बेहतरी कहीं जरूरत है तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन एक गुजारिश ये है कि हम तो डेवोल्यूशन के कायल हैं, लेकिन और ये बात भी दुरुस्त है कि जो एनएफसी हुआ था उसके बाद पीएफसी होने चाहिए थे, हमारे दौर में भी नहीं हो सका, मुस्लिम लीग के दौर में भी नहीं हो सका। इसी तरह डेवोल्यूशन डिस्ट्रिक्ट्स को होनी चाहिए, लेकिन मसला ये है कि मुस्लिम पीटीआई की हुकूमत जब से आई है, इन्होंने पंजाब में भी कुछ साल से ज्यादा टाइम हो गया लोकल बॉडीज खत्म कर दिए, और सूबाई जो हमारी हाई कोर्ट है उसके फाइनल एक तरह के थ्रेट, एक तरह के बिल्कुल फाइनल वार्निंग के हम पिछले इदारों को बहाल कर देंगे अगर आपने निजाम में ना दिया। उसके बाद इन्होंने एक सिस्टम दिया जिसके अंदर भी इलेक्शन अभी होने का इम्कान ही नहीं था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज के इलेक्शन ही नहीं हो रहे या हो रहे थे, अब तो चलो कोरोना का इशू आ गया। सो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये डेवोल्यूशन चाहते होंगे, लेकिन अमलन ऐसा नहीं हो रहा। हम चाहते हैं ऐसा हो, बिल्कुल होना चाहिए, मैं साथ खड़ा हूंगा। और तीसरी और आखिरी गुजारिश है कि ये जो सवाल है ये बहुत सारे अतराफ से छेड़ा गया, मीडिया के अंदर भी कुछ खास अहबाब हैं जिनकी इंक्लिनेशन सेंट्रिस्ट हुकूमत की है, जिनकी इंक्लिनेशन पाकिस्तान में एक मजबूत वफाक की है। कुछ इदारे हमारे, कुछ लोग हमारे इस खास माइंडसेट के हैं, लेकिन हम समझते हैं बाय लाज, और मुझे फवाद साहब की इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक है कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान को एक वफाक के तौर पर चलाना चाहिए, एक सेंट्रिस्ट निज़ाम के तौर पे नहीं। और ये बात के हेल्थ का देखिए ना, जो डिजास्टर है, डिजास्टर का ताल्लुक या वबाओं का ताल्लुक तो कौमी बात है, वो पूरे मुल्क का साथ है। इसीलिए आपने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई है जो पूरे मुल्क को डील करते हैं, उसके साथ प्रोविंशियल अथॉरिटीज है जो एक सेंट्रलाइज्ड पिरामिड है। आप उसके तहत अगर चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। आप वो इस बात की साफ गवाही है कि पाकिस्तान में जो आफत और वबा है उनको हैंडल करने के लिए वफाकी हुकूमत क्या तरीकाकार इख्तियार करेगी। और जहां तक तलक सिंध गवर्नमेंट किसी और से मत जा रही थी, सिंध गवर्नमेंट ने जितने इक़दाम उठाए कोई कंफ्यूजन वाले नहीं थे, दुनिया का जो तजर्बा था उसके मुताबिक वो इक़दाम उठाए। वजीर आजम साहब ने और कुछ वज़रा ने उनको अपोज किया, गवर्नर सिंध ने भी अपोज किया, लेकिन आपकी तमाम सूबाई हुकूमतें, वो पंजाब हो, वो केपी हो, वो बलोचिस्तान हो या कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान हो, उन सब ने उसको फॉलो किया। हत्ता कि फेडरल गवर्नमेंट यानी इस्लामाबाद ने भी उसी को फॉलो किया, उन्हीं पैटर्न्स को। वरना वजीर आजम साहब तो पहले अपनी कौम से खिताब में कह चुके थे कि हमने लॉकडाउन करना ही नहीं है। बहुत सारी बात करते हैं। मैं जुबैर साहब का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ले लूं। जुबैर साहब, आपकी जमात इस वक्त इस हवाले से किधर खड़ी है, और क्या वफाकी हुकूमत के कोई बैकग्राउंड राब्ते आपके साथ शुरू हुए? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि पीटीआई कहाँ खड़ी है 18वीं, 19वीं या 20वीं अमेंडमेंट पर। फवाद चौधरी साहब ने बड़े आराम से क्रेडिट भी ले लिया कि ये बड़ा अच्छा हुआ था। बड़ा उस वक्त पीटीआई और इमरान खान की स्टेटमेंट्स निकाल के देख लें, उन्होंने कहा था ये मुकमुका हुआ है, और बिटरली अपोज किया था 18th अमेंडमेंट, 19th और 20th अमेंडमेंट को। मुकमुका कहा था जो पार्लियामेंट ने यूनानिमसली पास किया था, और जो कि एक जनरल मुशर्रफ के 17th अमेंडमेंट में जिसमें तहस नहस कर दिया था पावर्स को 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बरखिलाफ, उसको रेस्टोर तो करना था। अब आ जाता है कि जी क्या ये प्रेजेंट हुकूमत 18वीं अमेंडमेंट में कोई इंप्रूवमेंट्स लानी चाहती है, या जैसे कायरा साहब ने कहा कि आइन में कोई इंप्रूवमेंट्स लाना चाहती है। अगर वो सीरियस है तो वो हर थोड़े अरसे के बाद एक शोशा छोड़ देती है मीडिया में। भाई अगर आप सीरियस हैं तो आप ये बताएं कि पिछले 2 साल में आपने एक भी सीरियस अटेम्प्ट किया है। ये उस सवाल का भी जवाब है जो आप पूछ रहे हैं कि क्या इन्होंने बैकग्राउंड में कोई अप्रोच किया। बिल्कुल भी नहीं किया, और ये करते भी नहीं है, ये शोशा छोड़ते हैं। जब अच्छा, और आजकल जबकि एक ऐसा सीरियस इशू है कि पार्लियामेंट का सेशन तो आप बुला नहीं रहे, और एक अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आपने बातें छेड़ दी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए तो आपको पता है एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, और ये तो माहौल ही नहीं है। और वो माहौल जिसमें प्रेजेंट हुकूमत एक पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए तैयार नहीं, तो अमेंडमेंट कहां से होगी। सो ये एक यूजलेस किस्म की एक डिबेट छेड़ते हैं,
और ये मैं बताता हूँ क्यों छेड़ते हैं। ये इसलिए छेड़ते हैं कि जहां भी फेलियर होता है तो वो किसी खाते में डालते हैं कि जी हमारा आइन सही नहीं है, देखें जी 18th अमेंडमेंट कैसी है, देखें जी एनएफसी अवार्ड के तहत इतना तो चला जाता है सूबों को, वफाक के पास बचता क्या है। सो ये जो इसमें इनका अगर सीरियसनेस हो तो ये वो उस तरह से लेके आएंगे और तमाम स्टेक होल्डर को साथ बिठा के जो भी तरीकेकार है कि जी हम ये समझते हैं कि इसमें इंप्रूवमेंट्स आनी चाहिए। ये मीडिया में एक मिनिस्टर ने आके शोषण छोड़ दिया और उसके मेन रीजन ये होता है कि ये तमाम इनके जो सपोर्टर्स है ना, वो फिर तमाम नालायकियों का, तमाम जो नाअहली है या इनकॉम्पिटेंस है, लैक ऑफ कैपेसिटी है, करप्शन है, उसका सारा जिम्मेदार किसी और चीजों को, कभी वो हिंदुस्तान होता है, कभी वो 18th अमेंडमेंट होता है, कभी वो एनएफसी अवार्ड होता है एंड सो ऑन। सो दे आर नॉट इवन सीरियस अबाउट इट, और ये मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ। और दूसरी चीज ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना एक बहुत प्रोफेशनल और कॉम्पिटेंट तरीका चाहिए उसके लिए, और बड़े मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन चाहिए। मुझे नहीं इस वक्त समझ आती कि पीटीआई के पास उस किस्म का एक टीम है जो ऑपोजिशन के साथ मिल के बैठ के और तमाम स्टेक होल्डर्स को लेके ये आगे चले और अपनी मंतक पेश करे। अरशद साहब, गुजारिश ये है कि सब जानते हैं 19वीं तरमीम तो अदलिया ने पार्लियामान की गर्दन पे उंगली रख के कराई थी, तकरीर की है। मैं उसके ऊपर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, कहते हैं गवर्नमेंट ये शोषा छोड़ देती है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से किसने कहा कि हम 18वीं तरमीम जो है वो खत्म करें। मुझे आप बता दिए पिछले 48 सिर्फ जब ये खबर आई उसके बाद असद उमर साहब टीवी पे आए और उन्होंने कैटेगोरिकली तरदीद की। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की कोई काम जो है तो नहीं कर रहे हैं। डिस्कस क्यों कर रहे हैं, सारा मीडिया डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो नहीं दी, हम में से किसने की? आप मुझे बताइए। आप लोग ही करते हैं हर थोड़े अरसे के बाद। नहीं, ये फवाद साहब जिस तरह बात आप कर रहे हैं, अगर इस तरह हो तो ये कंस्ट्रक्टिव बातें हैं। जो बात हुई थी, एक हुई थी नैब लॉ के ऊपर, पीपल्स पार्टी से, पीएमएलएन से बिल्कुल राब्ता हुआ था, निगोशिएशंस भी हो गई। एक्चुअली पीपल्स पार्टी ने सेनेट से जो बिल मंजूर कराया था, हमने ऑर्डिनेंस जारी किया, दोनों को मिला के हमने कहा इस ऑर्डिनेंस को एक कानून बना लेते हैं। आप भी नैब से मुतमईन नहीं है, पीपल्स पार्टी भी मुतमईन नहीं है। अल्टीमेटली पीएमएलएन ने उस रंग में भंग डाला और आपने पीपल्स पार्टी की जो अमेंडमेंट्स थे उनको मंजूर नहीं किया, और जो अमेंडमेंट्स हम नैब लॉ में ला रहे थे और एक कंसेंसस डेवलप हो रहा था वो पीएमएलएन ने तोड़ा। इसी तरह से जो 18th अमेंडमेंट के ऊपर जो इस वक्त बात हो रही है वो इन्हीं लाइंस के ऊपर हमने करनी है कि जहां पर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम्स है, सूबों के साथ कई चीजों के ऊपर जो हमारी नोक पलक ठीक करनी है उसके ऊपर बैठना चाहिए। और पीएमएलएन इस वक्त एक्चुअली फोकस्ड है पता नहीं किस चीज के ऊपर कि जहां पे जो काम करने वाले हैं वो करने को तैयार नहीं। इंटरेस्टिंग। मैं आप पे नाज़रीन एक वफ़ा लेते हैं और वफ़े के बाद जो है कोरोना पेंडेमिक है उसमें जो लीडरशिप स्टाइल हमारे सामने है, दो कंट्रास्टिंग व्यूज आए। एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की लीडरशिप और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब। क्या इसमें कोई फर्क नजर आया? इस पर बात करते हैं एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया में एक और सवाल उठ रहा है कि मुख्तलिफ दुनिया के लीडरान ने इस मसले को हैंडल कैसे किया। पाकिस्तान में भी ये सवाल उठ रहा है कि जनाब एक तरफ सिंध किस तरह से हैंडल कर रहा है, वफाक किस तरह से, और जो आपस में हम बयानात का एक्सचेंज देख रहे हैं तो उसमें ये सवाल यहाँ भी आता है कि लीडरशिप स्टाइल्स में क्या फ़र्क है चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की? क्या वाकई कोई फ़र्क है कमर ज़मान कायरा साहब, और आपने ये फील किया है? अगर है तो कुछ उस पर रोशनी डालेंगे आप? अरशद साहब, मेरा व्यू तो यकीनन सिंध गवर्नमेंट के हक में होगा और वफाकी हुकूमत क्योंकि हमारे मुखालिफ जमात है इसलिए मैं उनको शायद बहुत अच्छा ना कहूँ, जहाँ अच्छा होगा वहाँ कहूँगा लेकिन बहुत अच्छा ना कह सकूँ। लेकिन ये भी नहीं होगा कि मैं वज़ीर आज़म साहब की तरह बिल्कुल ही सिंध गवर्नमेंट को नेगेट कर दूँ। लेकिन दूसरी तरफ गुजारिश ये है कि दो पैटर्न्स हैं। हमने ये नहीं कहा कि वो कोई बदनीति कर रहे हैं, हम ये नहीं कहा कि जी बिल्कुल आपकी राय बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। हमने ये कहा कि दो मुश्किलें हैं, दो मुसीबतें हैं। एक मुसीबत छोटी है जिसको हम कह रहे हैं और एक मुसीबत बड़ी है जो पेंडेमिक की सूरत में अगर बहुत ज़्यादा फैल गई और अमवात होनी शुरू हो गई जिस तरह अमेरिका में या बाकी ममालिक में, तो हम एक गरीब मुल्क होते हुए जो आर्गूमेंट आप दे रहे हैं वो भी नहीं सस्टेन करेगा। लेकिन हमारे नुक्ता नज़र को, मुराद अली शाह साहब के नुक्ता नज़र को, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के नुक्ता नज़र को WHO ने भी सपोर्ट किया,
दुनिया के उन ममालिक के पैटर्न को जिन्होंने पॉजिटिवली फाइट किया, उसको उन्होंने भी सपोर्ट किया। आपके बहुत सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ने भी सपोर्ट किया, पाकिस्तानी डॉक्टर्स और पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने भी सपोर्ट किया। और फिर ये कि वजीर आजम साहब ने जो पाकिस्तानी डायस्पोरा में डॉक्टर्स हैं बाहर के मुल्कों में बैठे हुए, उनको जो एक ग्रुप बनाया, उन डॉक्टर्स ने भी यही कहा कि हम हाजिर हैं काम करने को, लेकिन रास्ता वही है जो सिंध गवर्नमेंट अडॉप्ट करना चाह रही है। लिहाजा उसमें सिंध गवर्नमेंट के नुक्ता नजर को सारी दुनिया की सपोर्ट रही है। ये फैसला खुद कर ले, मैं तो इससे ज्यादा बात नहीं करता। हम तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट अच्छी है। सिर्फ पब्लिक पॉलिसी के हवाले से जो लीडरशिप स्टाइल है जुबैर साहब, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, आप किस तरह से देखते हैं ये पॉलिसी अप्रोचेस की वजह से हमें डिफरेंट स्टाइल ऑफ लीडरशिप नजर आते हैं? देखिए अरशद, इसमें एक तो किसी के पास तजर्बा नहीं था, दुनिया में किसी के पास तजर्बा नहीं था कि इस पेंडेमिक को कैसे आपने फेस करना है और कन्फ्रंट करना है और क्या स्ट्रेटजी। तो एक तमाम ममालिक ने एक ही तरीका, चाइना ने स्टार्ट किया वुहान में कंप्लीट लॉकडाउन करके, और फिर यूरोप में और अमेरिका में और हर जगह एक ही स्टाइल था। पाकिस्तान ने उसको नेगेट किया। इनके फेडरल मिनिस्टर से लेके अभी भी फवाद चौधरी जब बात करेंगे, एक सेंटेंस भी ये कंप्लीट नहीं करते हैं कि ये कितना सीरियस इशू है। ये सेंटेंस में 25% वो बात करते हैं और 75% रिलीजियस एलिमेंट को लेके आते हैं कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से मसाजिद को खोलना पड़ रहा है, या इकोनॉमिक कंसिडरेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है। सो जब आपकी कमिटमेंट ही ना हो, तो मेरा ख्याल है जो मैनेजमेंट स्टाइल है, मुराद अली शाह ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया एज अ जेन्युइन पॉलिटिकल लीडर हु इज सीन टू बी सीरियस, जिन्होंने 1, 2, 3, 4 स्टेप्स सारे वो दिए हैं कि जो कुछ अरसे के बाद तमाम दूसरी हुकूमतों ने फॉलो किए, इंक्लूडिंग पंजाब की हुकूमत, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। नए नए टर्म्स लेके आते हैं, नई नई बहस होती है, नए नए कंफ्यूजन होते हैं कि लॉकडाउन का मतलब क्या। पहले खिताब में वजीर आजम ये फरमा रहे थे, सो वजीर आजम हैज कम आउट द वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द लीडरशिप स्टाइल। बाकी कुछ वज़रा ने अच्छा आगे बढ़ के काम करते हुए दिखाया है, बट आई थिंक इमरान खान, और इसी वजह से आज की भी जो चेंजेस हैं उसमें भी उसका बहुत बड़ा हिस्सा है, जो कि इमरान खान की पुअर परफॉर्मेंस है, कि उसको ठीक कर, बिकॉज कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इज द सेंट्रल फोकल पॉइंट कि आप सारी चीज को कैसे प्रेजेंट करेंगे और अवाम को क्या बताएंगे और किस तरह से अवाम को ऑन बोर्ड रखेंगे। बट आई थिंक इमरान खान, मैं ये नहीं कहूँगा डिसअपॉइंट किया, मैं तो पहले दिन से ही मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, बट आई थिंक डेफिनेटली वो जो कहते हैं ना कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता, वो डरे हुए नजर आए हैं। फैसला, सख्त फैसले करते हुए, वो बिल्कुल, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप के साथ फैसला था, चाहे वो डॉक्टर्स को एंगेज करना था और उनको कैसे आपने सेटिस्फाई करना था, या दूसरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ दूसरे मैं इस पे फवाद चौधरी साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू है। फवाद चौधरी साहब, जो पॉलिसी इश्यूज हैं उस हवाले से दो लीडरशिप स्टाइल आपके भी सामने थे कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर सिंध का जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स आ रहे थे और एक वफाकी हुकूमत जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लीड कर रहे थे। तो एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स आपको क्या इसमें फर्क नजर आया है डिसीजन मेकिंग में? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हमें पाकिस्तान में, मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या तनकीद है क्या। 26 फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में आया था, पहला केस अमेरिका में आया था। अब आप देखें कि अमेरिका, यूरोप, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। जाहिर है कि पाकिस्तान में हमारी हैंडलिंग जो है इज़ मच बेटर देन मैनी अदर कंट्रीज। अब यहाँ पे ये कहना कि देखिए, एक बात यह है कि हम लोग कोई एक डिक्टेटरशिप नहीं है, ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, लोगों के अपने व्यूज हैं और रोजाना अपने व्यूज इवॉल्व होते हैं। आपने ये भी देखना है, गवर्नमेंट्स का चैलेंज ये है कि एक तरफ इकोनॉमी भी चलती रहे, उसका पहिया भी चलता रहे और हेल्थ भी बरकरार रहे। अब इसमें रोजाना के रोजाना फैसले होते हैं। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान में इस वक्त जो NCOC का इन्होंने फोरम बनाया है, बेहतरीन फोरम है। वहाँ पे फौज भी बैठती है, वहाँ पे चारों सूबे भी बैठते हैं, फेडरल गवर्नमेंट उसको चेयर करती है, रोजाना एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेते हैं और अब तक कोई बड़ा कंफ्यूजन जो है वो सारे मामलात में नजर नहीं आया, जिसकी वजह हैंडलिंग अच्छी है। बाकी ठीक है, जुबैर साहब ने रात को बैठ के अपनी पॉलिटिक्स करनी है, कमर जमान कायरा साहब ने भी करनी है, मैंने भी करनी है, एक दूसरे के ऊपर तनकीद, सियासत ये हिस्सा है। बट एडमिनिस्ट्रेटिवली आई थिंक द गवर्नमेंट्स आर डूइंग ऑल दे कैन और पाकिस्तान की हैंडलिंग इज मच बेटर देन मैनी अदर कंट्रीज। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब,
मोहम्मद जुबैर साहब और कमर जमान कायरा साहब, तीनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आपने इतना, और तीनों हमारे पैनलिस्ट इस बात कर रहे हैं कि एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, रोज सिचुएशन तब्दील हो रही है और इसका एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं था। उसमें आपको स्टाइल्स यकीनन डिफरेंट नजर आएंगे, लेकिन मकसद सबका एक है कि जो वबा पाकिस्तान पे इस वक्त हमलावर है, दुनिया भर में हमलावर है, इसका मुकाबला करना। उसमें हमें पॉलिसी अप्रोचेस यकीनन डिफरेंट नजर भी आए, लेकिन मकसद सबका एक है कि पाकिस्तानी अवाम इस वबा से महफूज रहें। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।